नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस की और बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। जाहिर है, जब हम राष्ट्रपति पुतिन और रूस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, हम इस युद्ध की ही बात करेंगे। लेकिन हम रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर जो वार और पलटवार होता है, जो मिसाइल से हमले होते हैं, सीधी जंग होती है सेनाओं के बीच में, हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आपसे ये जानकारी शेयर करने वाले हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब कन्वेंशनल वॉर के अलावा अनकन्वेंशनल वॉरफेयर्स में भी लग गए हैं। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या घुमा फिरा के कह रहा हूं, इसका क्या मतलब है। होता यूं है कि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो एक तो कन्वेंशनल वार होता है, सीधी लड़ाई की जाती है, और एक दूसरा एक अलग वॉरफेयर होता है जिसमें वहां की मिलिट्री, दोनों देशों की मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं रहती है। तो ऐसा ही कुछ जानकारी अब सामने आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में लग गए हैं, और इसीलिए मैंने यहां पर पीछे में लिख रखा है, यूरोप को कमजोर करेगा रूस। ये व्लादिमीर पुतिन है और ये 2 वर्षों से जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, और 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ युद्ध अब 2 वर्ष पूरे कर चुका है, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं आया है। यूक्रेन जैसे छोटे से देश को महाशक्तिशाली सुपर पावर रूस अब तक हरा नहीं पाया है, और इसीलिए अब व्लादिमीर पुतिन अब अनकन्वेंशनल वॉर की तरफ जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि आखिर रूस के राष्ट्रपति आखिर कर क्या रहे हैं। यूरोप को अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो वहां वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो जानकारी आई है कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में लगा हुआ है रूस, तो ये जानकारी आखिर आई कहां से, इस पर भरोसा करने का आधार क्या है। ये RUSI है, द रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट। ये एक थिंक टैंक है ब्रिटेन का, और इसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसी में ये जानकारी निकल कर आई है। द थ्रेट फ्रॉम रशियाज अनकन्वेंशनल वॉरफेयर बियॉन्ड यूक्रेन 2022-24, मतलब 2022 से 2024 के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसमें जो रशिया की तरफ से जो थ्रेट है यूक्रेन की सीमाओं से बाहर जाकर के, वो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का है। दिस रिपोर्ट डिटेल्स रशियाज अनकन्वेंशनल मिलिट्री एक्टिविटीज आउटसाइड यूक्रेन, इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू प्रिपेयर फॉर डीस्टेबलाइजेशन इन यूरोपियन कंट्रीज। यहां पर यह जानकारी दी जा रही है कि रशिया कोशिश ये कर रहा है कि यूरोप के जो देश हैं उनमें जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, वहां की जो स्थिति है, वहां जो कंट्रीज जो चलाते हैं, देश चलाते हैं, वहां डीस्टेबलाइजेशन किया जाए, यानी कि यूरोप के देशों को डीस्टेबलाइज कर दिया जाए, अस्थिर कर दिया जाए, वहां पर अनरेस्ट क्रिएट कर दिया जाए, वहां की सरकार के लिए मुसीबत खड़ा कर दिया जाए। एक्सपीडिशनरी ऑपरेशंस इन अफ्रीका एंड सीज कंट्रोल ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज। अफ्रीका के देशों में वहां पर ऐसे अभियान चलाए जाए कि जो वहां के रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर या तो रूस का कब्जा हो जाए या उन्हें शेयर मिलने लगे किसी भी तरह से। एंड आउटरीच टू टारगेट ऑडियंसेस इन द मिडिल ईस्ट। साथ ही मिडिल ईस्ट यानी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, उनके बीच में, उनकी जनता में सीधी पैठ हो जाए रूस की। ये रिपोर्ट आगे बताती है, वेस्टर्न डिस्कोर्स अबाउट रशियाज वे ऑफ वॉर हैज ऑसिलेटेड बिटवीन एम्फसाइजिंग ऑन कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल थ्रेट। मतलब यह है कि रशिया की हमेशा से यही नीति रही है कि वो कभी कन्वेंशनल वॉर और कभी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में लगा रहता है। अप अंटिल रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑन यूक्रेन इन 2022, यानी कि 2022 में जब सीधी लड़ाई यूक्रेन से शुरू हो जाती है, द एम्फेसिस वाज डिस्प्रोपोर्शनेटली ऑन रशियन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, द कंडक्ट ऑफ सबोटेज, सबवर्सन एंड डीस्टेबलाइजेशन थ्रू अनडिक्लेयर्ड रशियन फोर्सेस कैरिड आउट इन द सो कॉल्ड ग्रे जोन।
हुआ ये कि जब से ये लड़ाई शुरू हो गई यूक्रेन के साथ, तो साथ ही साथ एक तरफ कन्वेंशनल वॉर चलने लगा, दूसरी तब अनकन्वेंशनल तरीके से, वॉरफेयर के तरीके से रशिया ने दूसरे देशों के यानी कि ग्रे जोन में, जिसे वो ग्रे जोन मानता हो, वहाँ पर एक्टिविटीज़ चलाना शुरू कर देता है। और वो क्या है? तो वो है कैरिड आउट इन द कंडक्ट ऑफ सबोटेज, सबवर्सन एंड डीस्टेबलाइजेशन थ्रू अनडिक्लेयर रशियन फोर्सेस। मतलब कि रसिया के पास एक ऐसी सेना है, एक ऐसे फोर्सेस हैं जो कि डिक्लेयर सैनिक नहीं है, उन्हें दुनिया को नहीं बताया गया है कि वो रूस के सैनिक हैं, और वो अपने तरीके से दूसरे देशों में जहां ज़रूरत होती है, यूक्रेन हो या यूरोप के देश हो, वहां पर वो अनकन्वेंशनल तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। मतलब करते क्या है? तो वहां की सरकारों को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, वहां की जनता में र्यूमर फैलाते हैं, र्यूमर के साथ वहां की जनता को भड़काया जाता है उनकी सरकार के खिलाफ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको ये बताऊं कि रूस के जो ये सैनिक हैं वो यूरोप के अलग अलग जगहों पर अगर वो फैल गए होंगे और वहाँ पर वो रूस की फेवर में वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन बना रहे होंगे, रूस और व्लादिमीर पुतिन के बारे में ये बताया जा रहा होगा वहाँ की जनता को कि वो मजबूर होकर के उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने वाला था, जिससे सीधा थ्रेट रूस को होने वाला होगा। और इसी तरह से जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन आप कहें या इन्फॉर्मेशन कहें, वहाँ की जनता को समझाया जाता है कि जो आपका जो देश है वो गलत तरीके से व्लादिमीर पुतिन के सामने खड़ा है। This has since shifted to conventional threat that Russia poses to NATO. The problem with this is that Russia considers both conventional and unconventional military means to be tools of national power and applies them in combination. यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि रशिया जब भी कोई लड़ाई लड़ता है तो वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ अनकन्वेंशनल वॉरफेयर भी साथ चलाता है। यानी कि एक तरफ सीधी जंग होती है जैसे यूक्रेन में हो रही है, एक दूसरे के सैनिक लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइल्स और टैंक से हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो स्पेशल फोर्सेस हैं रशिया के, वो अलग अलग देशों में जाके, यूक्रेन के अलग अलग स्थानों में जा करके अनकन्वेंशनल वॉरफेयर करते हैं। यानी कि वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं वहाँ की देशों, उन देशों में सरकारों को कमज़ोर करने के लिए, वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए रशिया के फेवर में। इस रिपोर्ट में यूक्रेन के बाहर रूस की अपरंपरागत सैन्य गतिविधियों का विवरण दिया गया है। यानी कि जो रिपोर्ट है वो अनकन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसका डिटेल दिया गया है, जिसमें यूरोपीय देशों में अस्थिरता की तैयारी के लिए प्रयास और अभियान शामिल है। यह आपको नहीं पढ़ा जा रहा होगा, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए अब आगे देखते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या जानकारी दी गई है। This report's primary conclusions are that Russia's special forces actively seek to expand their capacity in several areas that pose strategic threats to NATO members। मतलब है कि रशिया के जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो एक्टिवली ये कोशिश करते रहते हैं कि वो अपने एरियाज ऑपरेशन को इतना आगे बढ़ाते चले जाए कि जो नाटो के जो कंट्रीज हैं उनको सीधा स्ट्रेटेजिक थ्रेट हो जाए। फर्स्ट द GRU यानी कि रशिया के जो फोर्सेज है, फर्स्ट द GRU इज रीस्ट्रक्चरिंग हाउ इट मैनेजेस द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल forces troops and is rebuilding the support apparatus to be able to infiltrate them into यूरोपियन कंट्रीज। इसका मतलब यह है कि वहाँ की जो सेना है, रूस की जो सेना है, वो जब रिक्रूटमेंट करती है और जब ट्रेनिंग देती है स्पेशल फोर्सेस को, तो वो इस बात को खास ध्यान रखती है इस बात का कि वहाँ पर एक ऐसा apparatus बना लिया जाए, एक ऐसा वॉरफेयर वहाँ बनाने की स्थिति क्रिएट कर दी जाए जो इन्फिल्ट्रेट देम इनटू यूरोपियन कंट्री। मतलब इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो जाए कि वो जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करके, घुस करके वहाँ के लोगों के बीच में घुल मिल जाए और वहाँ का पार्ट दिखने लगे, ताकि जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, जो र्यूमर सिस्टम है, र्यूमर फैक्ट्री जो चलाना होता है उन्हें, वो चला पाए। सेकेंड, the GRU has taken the Wagner's group's functions in-house and is aggressively pursuing the expansion of its partnership in Africa with explicit intent to supplant
वेस्टर्न पार्टनरशिप। दूसरा क्या है, जो रूस में जो वैगनर ग्रुप्स हैं उनके फंक्शंस इन हाउस, मतलब उनके मदद से वहाँ की जो सेना है वो क्या कर रही है, तो अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पर अपने पार्टनरशिप को एक्सपैंड कर रही है, बढ़ा रही है। और उसका मकसद क्या है, विद द एक्सप्लिसिट इंटेंट टू सप्लांट वेस्टर्न पार्टनरशिप। मतलब अफ्रीका के जो देश है, चूंकि वो रिसोर्सेज से भरा हुआ है अफ्रीका, तो इसकी जो नज़र है रूस की वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर है। तो वो जो वैगनर ग्रुप के जो वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ मिल करके एक ऐसा वॉरफेयर वहाँ चलाया जा रहा है कि जो अफ्रीका के जो दो देश हैं उनका जो पार्टनरशिप है वो यूरोपियन कंट्रीज से कम हो जाए, उनकी जो दोस्ती है वो कम हो जाए, और धीरे धीरे रूस यूरोपियन कंट्रीज के बदले में वेस्टर्न देशों के बदले अफ्रीका के ज़्यादा नज़दीक आ जाए और वहाँ से नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसे ले सके। थर्ड, द लीडर ऑफ चेचनिया रमजान कद्यरोव इज बीइंग यूज्ड टू बिल्ड अ ब्रॉड नेटवर्क ऑफ influence among Chechen and Muslim populations in Europe and the Middle East with the aim of contributing to the subversion of Western interest। तीसरा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो चेचनिया में जो वहाँ जो नेता है रमजान कद्यरोव, उनकी मदद से, और जो वहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है चेचनिया में, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन को इस कदर मिडिल ईस्ट के और यूरोप के देशों में भेजा जा रहा है, इस ट्रेनिंग के साथ भेजा जा रहा है कि वो सीधा मुस्लिम पॉपुलेशन में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, यूरोप में जो मुस्लिम पॉपुलेशन रहता है उनमें सीधी उनकी पैठ हो जाए, वहाँ घुल मिल जाए, और ये अनकन्वेंशनल तरीके से जो लड़ाई होगी वो यूरोप के देशों के साथ लड़ी जा सके। ये रिपोर्ट बताती है कि महत्वपूर्ण संसाधनों पर कब्जा करने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अफ्रीका में अभियान मध्य पूर्व में जनमानस तक अपनी पैठ बनाना शामिल है। यही जो यहाँ पर अभी आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो अफ्रीका में जो वो एक्टिविटीज़ चल रही है उसका जो मकसद है, मुख्य उसका एम है, वो वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करना है, और जो मिडिल ईस्ट में जो वो ऑपरेशंस चलाते हैं, जो मध्य पूर्व के देशों में चलाते हैं, उसका ये मतलब है, उसके लिए कोशिश उनकी ये होती है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो जनमानस है, उनमें रशिया की गहरी पैठ हो जाए। ये रिपोर्ट आगे बताती है, रशियाज मैंडेट इज ड्यू टू द वेस्ट strategic neglect and its failure to address the problem that its partners face। मतलब यह है कि जो वेस्ट है, जो अपने जो देश हैं उनका वो प्रॉपर केयर चूंकि नहीं ले पाते हैं, उनकी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाते हैं, तो रशिया चाहता है कि उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। रशिया may also fail to do this, but now frustration with the West in both Africa and the Middle East is high। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है रशिया के लिए, लेकिन हो क्यों रहा है कि जो अफ्रीकन देश हैं और जो मिडिल ईस्ट के जो देश है वहाँ पर वेस्ट के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका फ़ायदा रशिया लेने की कोशिश कर रहा है। The point is that while Western states focus on rebuilding their conventional deterrence in Europe, strategic documents emphasizing the nature of a global competition are being vindicated. Yet Western states are failing to compete. This must change. Russia is using unconventional warfare to advance its vision of a multipolar world order। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रशिया ये कोशिश कर रहा है कि इन देशों में अपनी पैठ बढ़ा करके, जो अफ्रीकन देश है वहाँ के लोगों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा करके, मिडिल ईस्ट में जो वहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पर अपनी पैठ को कर करके वहाँ की जनता में घुल मिल करके एक ऐसा देश, एक ऐसी दुनिया बना लिया जाए जिसे कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब रशिया कोशिश ये कर रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर नया बने वो मल्टीपोलर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका एक तरफ हो, रशिया एक तरफ हो, ऐसा नहीं है, मल्टीपोलर हो। सारे के सारे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं एक साथ ना मिल जाए। सीधा मतलब यह है कि रशिया चाहता है कि उसके ठीक सामने मजबूत होकर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो नेटो है, जो अमेरिका है, एक साथ मिलकर उसके सामने ना खड़ा हो जाए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो जाए। मतलब अफ्रीका के देश अलग हो जाए, मिडिल ईस्ट के देश अलग हो जाए, नेटो के देश अलग हो जाए, तो यहाँ पर जो है
जो पावर सेंटर है वो बट जाएगा और इसी का फायदा उठाएगा रशिया। इस रिपोर्ट का प्राथमिक निष्कर्ष यह है कि रूस की स्पेशल सर्विसेज सक्रिय रूप से नाटो के लिए रणनीतिक खतरा पैदा करने वाले कई क्षेत्रों में अपनी क्षमता का विस्तार करने जैसी नीति पर कार्य कर रही है। तो ओवरऑल जो मकसद है पूरा रशिया की सरकार का, व्लादिमीर पुतिन का, वो यही है कि नाटो के देशों को कमजोर किया जा सके। रूस ने जब यूक्रेन पर जब हमला किया था, युद्ध का ऐलान किया था, तो साफ तौर पे व्लादिमीर पुतिन ने यह कह दिया था कि चूंकि यूक्रेन नाटो का अब मेंबर बनना चाहता है और नाटो के जो देश हैं उसे मेंबर बनाने पर तुले हुए हैं और इसलिए नाटो सीधा उनके पड़ोस में आ जाएगा और ये स्ट्रेटेजिक थ्रेट होगा रशिया के सॉवरेनिटी के लिए। तो उनका ये साफ मकसद था कि नाटो के देशों को कमजोर किया जा सके और इसीलिए एक तरफ कन्वेंशनल वॉर चल रहा है, सीधी लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, उसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की सप्लाई हो रही है नाटो के देशों से, तो सीधे तौर पर ना सही लेकिन अघोषित तरीके से जो लड़ाई चल रही है वो रूस और नाटो के देशों के साथ चल रही है। दूसरी तरफ रूस अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में लगा हुआ है नाटो के देशों को कमजोर करने के लिए, यूरोप को कमजोर करने के लिए। तो अब जब हम इतनी बातें रूस और यूक्रेन के युद्ध की कर ही रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि यूक्रेन में जो वॉर शुरू हुआ था, जब उन्होंने आक्रमण किया था व्लादिमीर पुतिन ने, तो उसका क्रोनोलॉजी क्या है। ये बिजनेस टुडे पर ये ग्राफिक्स मिला था, मैंने उसी की वेबसाइट से ये लिया है। रशिया इन्वेड्स यूक्रेन टाइमलाइन सो फार, ये 10 नवंबर 2021 है, 2021। यूएस रिपोर्ट्स अनयूजुअल रशियन ट्रूप्स मूवमेंट्स नियर द यूक्रेन बॉर्डर। मतलब 10 नवंबर 2021 को पहली बार जो सैटेलाइट्स थे अमेरिका के, उन्होंने ये जानकारी दी थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि यूक्रेनियन बॉर्डर पे रूस कुछ अनयूजुअल मूवमेंट्स कर रहा है। 10 नवंबर 2021 को। 7 दिसंबर 2021 को यूएस थ्रेटन्स रशिया विथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड अदर मेजर्स इफ इट इन्वेड्स यूक्रेन। मतलब हुआ गया कि दिसंबर 2021 आते आते अमेरिका को यह पता चल गया था कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण करने वाले हैं, तो उसने सीरियस थ्रेट दिया कि मैं इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दूंगा, मैं और तरीके अपना लूंगा अगर आप यूक्रेन पर हमला करेंगे। ये 2021 के दिसंबर की बात है। 17 जनवरी 2022 रशियन सोल्जर्स स्टार्ट अराइविंग इन एक्स सोवियत बेलारूस फॉर मिलिट्री ड्रिल्स। 17 जनवरी 2022 को बेलारूस में रूस ने मिलिट्री ड्रिल्स करनी शुरू कर दी, एक्सरसाइज शुरू कर दी। 19 जनवरी यूएस अनाउंसेज एन एक्स्ट्रा $200 मिलियन इन सिक्योरिटी एड टू यूक्रेन। 19 जनवरी को अमेरिका को लगने लगा कि अब लग रहा है कि वो आक्रमण व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर करने ही वाले हैं, तो अमेरिका ने उस समय $200 मिलियन यूक्रेन को दे दिया, सैंक्शन कर दिया। 24 जनवरी नाटो आस्क सोल्जर्स टू बी ऑन स्टैंड बाय, सेंड शिप्स एंड फाइटर जेट्स टू ईस्टर्न यूरोप। नाटो 24 जनवरी को हरकत में आ गया। 24 जनवरी को नाटो के जो देश हैं उन्होंने अपने शिप्स को, जो उनके शिप्स हैं, फाइटर जो शिप्स हैं और जो उनके फाइटर जेट्स हैं, उन्हें यूरोप के बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे भेजना शुरू कर दिया। 25 जनवरी 2022, 25 जनवरी जब आ गया तो 25 जनवरी 2022 को रशिया स्टार्ट्स मिलिट्री एक्सरसाइज नियर यूक्रेन एंड इन मॉस्को एनेक्स्ड क्रीमिया। वहाँ पर जब क्रीमिया जो उसके कब्जे में है वहाँ पर और यूक्रेन का बॉर्डर पर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर देता है 25 जनवरी को रूस। 26 जनवरी को यूएस रिफ्यूजेस टू क्लोज द नाटो डोर ऑन यूक्रेन। 26 जनवरी को अमेरिका ने कह दिया कि हम यूक्रेन के लिए नाटो का जो दरवाजा है वो बंद नहीं करेंगे। 2 फरवरी 2022 यूएस सेंड्स 3000 सोल्जर्स टू बोस्टर नाटो फोर्सेज इन ईस्टर्न यूरोप। 3000 सैनिकों को अमेरिका ने ईस्टर्न यूरोप के बाउंड्रीज के आसपास भेज दिया। 10 फरवरी रशिया एंड बेलारूस स्टार्ट 10-day मिलिट्री मैनूवर्स। 10 फरवरी को रशिया और बेलारूस मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगे। 17 फरवरी शेल फायर एस्केलेट्स अलोंग रशिया यूक्रेन फ्रंट लाइन। यानी कि जब 17 फरवरी 2022 आया
तो ऐसा हुआ कि जो एक दूसरे पर शेलिंग शुरू हो गई थी वो बढ़ गया। 17 फरवरी को एक्चुअल लड़ाई की शुरुआत होने लगी, एक दूसरे पर शेलिंग करने लगे दोनों। 22 फरवरी रशिया रिकॉग्नाइजेज इंडिपेंडेंस ऑफ 2 सेपरेटिस्ट रीजन्स इन ईस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन के 2 स्थानों को रशिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। 24 फरवरी Russia declares war on Ukraine. President Vladimir Putin warns other nations not to interfere. Explosions heard in Ukraine. यानी कि 24 फरवरी का वो जो दिन था जिस दिन व्लादिमीर पुतिन ने रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और दुनिया भर को कहा, धमकी दी कि इंटरवेन ना करें, अलग रहे रूस और यूक्रेन से। यानी कि 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध फॉर्मली शुरू हो गया था। 24 फरवरी 2022 को जो वॉर शुरू हुआ अब 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो अभी वहाँ की स्थिति क्या है, यूक्रेन और रूस के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। एसेस कंट्रोल ऑफ टेरेन इन यूक्रेन फरवरी 20, 2024, यानी कि अभी 20 फरवरी को जो वहाँ पर स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, जो लड़ाई की, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर जो ब्लैक में आप जो देख रहे हैं, इस तरह से जो ब्लैक करके दिखाया गया है, यूक्रेन और मॉस्को यानी रशिया के बीच का जो इलाका है, आप ये मोटे तौर पर मान लें कि इस इलाके में युद्ध चल रहा है। तो ये जो ब्लैक से चारों तरफ से इसे ब्लैक एनसर्किल किया गया है, जो ब्लैक यहाँ पर मार्किंग की गई है, वो कौन सा इलाका है, तो रशिया कंट्रोल यूक्रेनियन टेरिटरी बिफोर 24 फरवरी, मतलब 2024 में जब वॉर की शुरुआत हुई थी, तो उसके पहले कौन कौन सा जो इलाका था वो रशिया के कंट्रोल में पहले से था। तो वो ये इलाका है, ये सिम्फेरोपोल है और ये डोनेस्क है। ये जो इलाके हैं पहले से रशिया के कंट्रोल में 2022 के 24 फरवरी के पहले से था। ये है जो आप लाल में जो आप चारों तरफ से जो लाइन मार्किंग देख रहे हैं, वो है रशियन कंट्रोल यूक्रेनियन टेरिटरी। मतलब ये जो रेड जो आप देख रहे हैं चारों तरफ से, ये जो वो इलाका है जिसके ऊपर रशियन कंट्रोल हो चुका है यूक्रेन में। यहाँ पर जो आप बीच बीच में जो ब्लैक जो लाइन देख रहे हैं, ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, उसका क्या मतलब है, क्लेम्ड यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव। जहाँ जहाँ पर इस तरह से ब्लू दिख रहा है, यहाँ इसका मतलब ये निकलता है कि रशिया के खिलाफ यहाँ पर यूक्रेन है काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है, पलटवार कर रहा है, सीधी लड़ाई चल रही है, भयानक लड़ाई चल रही है। ये जो आप ये ब्लू में इस तरह से जो लाइनें आप देख रहे हैं इस स्क्वायर में, इसका मतलब है रिपोर्टेड यूक्रेनियन पार्टीशन वॉरफेयर। यहाँ पर भी इन जगहों पर यहाँ पर वॉरफेयर चल रहा है यूक्रेन के साथ। तो ये जो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी की स्थिति है, ये जो 20 फरवरी 2024 यानी कि सिर्फ 2 दिन पहले की ये बात है, 2024 20 फरवरी को अभी वहाँ पर वस्तुस्थिति क्या है, तो यूक्रेन के इस इलाके में वॉरफेयर अभी भी चल रहा है, सीधी जंग चल रही है। और यहाँ पर इन जगहों पर यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है। तो और जो जानकारी निकल के अभी ये आ रही है कि अभी थोड़े ही दिन पहले ऐसे जानकारी आने लगी कि यूक्रेन के पास आर्म्स एंड एम्युनिशंस कम होने लगे। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन के पास इस तरह हथियारों की भारी कमी हो जाती है, लेकिन तुरंत ही बीच में ही नेटो कंट्रीज उसे आर्म्स एंड एम्युनिशंस की सप्लाई कर देते हैं और वो फिर दोबारा मजबूती से लड़ाई में जुट जाता है। और इसीलिए ये जो वॉर है रूस और यूक्रेन के बीच का, वो 2 वर्षों से लगातार चल रहा है। और दुनिया ये कह रही है कि व्लादिमीर पुतिन का जो फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जब 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, तो दुनिया को ये आशंका है कि कहीं कुछ बड़ा ना कर दे, कोई ऐसा वॉर न शुरू कर दे, कोई न्यूक्लियर अटैक जैसा ना कर दे जिससे दुनिया कई दशक पीछे चली जाए, मानव सभ्यता के लिए खतरा पैदा हो जाए। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।